यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने को लेकर मंथन तेज हो गया है। एक तरफ एनडीए की बैठक में नई सरकार के रोडमैप को लेकर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में भी जोड़तोड़ की राजनीति में बैठकों का दौर जारी है। एनडीए गठबंधन के पास बहुमत तो है, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को विपक्ष अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। चर्चा सहयोगी दलों के बीजेपी से मंत्रिमंडल में डिमांड को लेकर भी काफी है। इन सबके बीच बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से दूर रही, तो इसका सबसे बड़ा कारण यूपी में बीजेपी को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान है। अखिलेश यादव की बाजीगरी ने बीजेपी का गणित फेल कर दिया है। अब सवाल है कि यूपी में लगे झटके से उबरने के लिए बीजेपी के पास प्लान क्या है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बात इस बात को भी लेकर होगी और इस पॉइंट को लेकर भी चर्चा होगी कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार को लीड कैसे करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद तेज हो गई है। एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत से दूर है। इंडी गठबंधन उधर एनडीए को रोकने के लिए जोड़तोड़ की सियासत में लगा है। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर अभी सबकी निगाहें टिकी हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन उन्हें अपने पाले में लाने के लिए ऑफर पर ऑफर दे रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों को पूरा भरोसा है कि एनडीए सरकार बनाएगी। एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी, बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। एनडीए के पास अभी 292 सीट है, जिसमें टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें हैं। मान लीजिए अगर इन दोनों ने पाला बदला तो एनडीए की सीटें 264 हो जाएंगी और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 8 सीट की जरूरत और पड़ेगी। इंडी गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और चंद्रबाबू नायडू भी इंडी में शामिल हो गए तो इंडी गठबंधन की सीटें 262 हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए 10 सीटों की जरूरत और पड़ेगी। हालांकि टीडीपी और जेडीयू दोनों बार बार कह रहे हैं कि वो हर हाल में एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report you. बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर है, इसीलिए इंडी गठबंधन बीजेपी पर प्रेशर बनाने की राजनीति कर रहा है। उन्होंने हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखा। अगर आप नायडू जी का बयान सुन लीजिए कुछ साल पहले, उन्होंने क्या कहा था कि तानाशाही की सरकार नहीं चल सकती और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स ये जो ईडी कर रही है, ये जो सीबीआई कर रही है, ये मंजूर नहीं है। So I salute them for upholding, and I hope and I am sure that they will uphold if at all they join this government. I don't know, that's something time will tell. ये जो दो चंद्रबाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। बीजेपी का बहुमत के आंकड़े से दूर होने की सबसे बड़ी वजह है यूपी में जबरदस्त नुकसान। मोदी भले ही सरकार बनाएंगे, लेकिन यूपी में अखिलेश बाजीगर बन गए। समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर यूपी में 37 सीटें हासिल कर ली,
जो कि इतिहास में पहली बार है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें जीती हैं। लेकिन सवाल है कि अखिलेश ने यूपी को कैसे साथ लिया। इसकी कई वजह है। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा, नौजवानों के मुद्दे उठाए, पिछड़ों पर फोकस किया, सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपनाई, टिकट बंटवारे पर पीडीए पर फोकस किया, फीडबैक के बाद उम्मीदवार उतारे, चुनाव कैंपेन का तरीका बदल दिया और परिवार को एकजुट रखा। पीडीए की रणनीति कामयाब हुई। जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ मतदान किया है। जनता संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान किया। मैं जनता का बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन सवाल है कि क्या इन चुनाव परिणामों का असर आगे भी पड़ेगा। यूपी को फिर से साधने के लिए बीजेपी को सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। लोकल मुद्दों पर फोकस करना होगा। ओबीसी वर्ग को सरकार में जगह देनी पड़ेगी। तो अखिलेश के लिए आने वाले दिनों में ये जीत बूस्टर का काम करेगी। अब दिल्ली से लेकर यूपी की राजनीति में अखिलेश का कद बढ़ेगा। साथ ही 2027 के चुनाव में अखिलेश को इसका लाभ मिल सकता है। कांग्रेस के यूपी में 6 सीट जीतने से कार्यकर्ताओं में नई जान आ गई है। संगठन मजबूत होगा। साथ ही यूपी की राजनीति में प्रियंका का कद भी बढ़ेगा। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने का सबसे बड़ा नुकसान मोदी सरकार को यह भी है कि अब बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए सहयोगियों का दबाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो अपने राजनीतिक जीवन में जब से नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई है, कभी गठबंधन की सरकार चलाई नहीं है। पहली बार गठबंधन के साथियों पर निर्भर होकर, यानी बिना अपनी मेजोरिटी के उन्हें सरकार चलाना होगा। फिलहाल एक बैठक एनडीए की चल रही है। तमाम नेता, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सभी जो एनडीए के दल है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। तुहिन सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील सिंह ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पहले जेडीयू में रह चुके हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तुहिन जी आजाद से करता हूं, क्योंकि जो पावर हाउस था उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट में, वहां पर फ्यूज में गड़बड़ी आ गई। अखिलेश यादव बाजीगर बने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलेंगे, क्या रणनीति है? नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, भव्य जीत, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी बार बहुमत पाना, 240 सीटें पाना और जितनी वोट प्रतिशत पिछली बार मिली थी उससे अधिक पाना कोई मामूली बात नहीं होती। आपको याद दिला दूं कि 1984 से लेकर 2014 तक कोई भी सरकार को, कोई भी पार्टी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिलती थी। तो अगर बीजेपी ने लोगों की आशाएं बढ़ाई और 2014 में 282 और उसके बाद 303 सीटें पाई, तो स्वाभाविक है कभी कभार जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पक्ष में एनडीए सरकार के लिए है और इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ राज्य ऐसे हैं इस बार, जैसे मध्य प्रदेश हो गए जिसमें क्लीन स्वीप हुआ है, कर्नाटक में भी जो है प्रदर्शन अच्छा रहा है, उड़ीसा में क्लीन स्वीप हुआ है। तो कुछ जगहों पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकल फैक्टर्स जो हैं वो हावी रहे। तो इस पर समीक्षा की जाएगी मेरे ख्याल से अगले एक आध हफ्तों में, जब सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध होंगे, सारे कारण जो है फर्स्ट हैंड उपलब्ध होंगे, तो इस पर निश्चित रूप से आगे के भविष्य की स्ट्रैटेजी और सुधार का रास्ता जो है प्रशस्त किया जाएगा। ठीक है, सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन दीपक भाई, इतनी बड़ी जीत मिल गई यूपी में, खासतौर पर अखिलेश यादव को, यूपी में बाजीगर साबित हो गए, लेकिन अभी केंद्र में दूर है, क्योंकि यह रिकॉर्ड बन रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री, और हो सकता है जो ट्रेंड है, क्योंकि 240 सीटें अकेले, और उतनी सीटें तो आपके पूरे गठबंधन को नहीं आई हैं जितनी अकेले बीजेपी को आई हैं। देखिए राकेश भाई, जो आंकड़े निकल करके आए हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान में इंडिया ब्लॉक सभी सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखा है। देखिए, रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो जनादेश उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, सम्मानित जनता ने दिया है, ये सिर्फ आदरणीय हमारे नेताजी का आशीर्वाद है, और मैं इस जनादेश को आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को मैं समर्पित करता हूं। देखिए, सही है कि हम लोग पीडीए को लेकर के, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, सिंचाई को लेकर के हम लोग लोगों के बीच में गए, लोगों की बातें हम लोग ने सुनी, लोगों की क्या उम्मीदें थी वो हम लोग ने जाना, उसी हिसाब से हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया
और जिसका परिणाम आज आपको दिख रहा है। देखिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरीके से मुझको देखने में सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो है वहां के डिप्टी सीएम जो है वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी जिम्मेदारी लेते हुए अविलंब यहां पे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको, मतलब आप देवेंद्र फडणवीस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं? क्यों इस्तीफा देना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस का हमारी पार्टी नहीं क्या? देवेंद्र फडणवीस हमारी पार्टी के हैं क्या? राकेश भाई नहीं तो क्या देवेंद्र फडणवीस से पूछे क्यों इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं? पूछे क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? पूछा आपने देवेंद्र फडणवीस से? आप बीजेपी का इंटरनल मामला है, आप अभी उनको लीजिए। कौन किसकी जिम्मेदारी? तो आप क्यों? मैं भी तो ये भी समाजवादी पार्टी का और उत्तर प्रदेश। अरे अब तो थोड़ा सा शांत हो जाइए राकेश भाई, अब तो थोड़ा सा। क्यों शांत हो जाए भाई? जनादेश आयोग से हिसाब से मैं कल भी सवाल पूछता था, आज भी सवाल पूछता हूं। अरे आप और कल भी सवाल पूछता रहूंगा। तो हम क्यों ना इस्तीफा मांगे? तो हम क्यों ना इस्तीफा मांगे? नहीं, आप इस्तीफा मांगिए, इस्तीफा मांगना आपका अधिकार है। मांगे भाई इस्तीफा योगी, हम उत्तर प्रदेश। अरे भाई आप इस्तीफा मांगिए दीपक भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं इस्तीफा में इसलिए मांग रहा हूं, ये आपकी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपका अधिकार है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि आप देवेंद्र फडणवीस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं क्या? मैं मांग नहीं रहा हूं, सीधे मांग लेते। आपने फडणवीस को कोट किया इसलिए मैंने पूछा। भारतीय जनता पार्टी तो ये मत पूछिए, ये मत सोचिएगा कि मेरे तेवर में कोई चेंज आने वाला है। नैतिकता है, नैतिकता उनके अंदर नैतिकता है, और वो जो है उसी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि दीपक भाई अगर नैतिकता की आप बातचीत कर रहे हैं, अरे दीपक भाई नैतिकता की जो बातचीत आप कर रहे हैं तो फिर तो नैतिकता के आधार पर बात चलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। आपके पूरे गठबंधन को उतनी सीटें नहीं आई है जितनी अकेले बीजेपी को आई है। उत्तर प्रदेश की बात कर, उससे 5 सीट ज्यादा ही आई है, तो इसलिए नैतिकता पर मत जाइए। कभी गठबंधन ने नहीं कहा था, किसी गठबंधन के एक व्यक्ति का आप हमको बाइट उठा करके सुना दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो हम लोग एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े। और अरे सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं भाई, कोई अलग अलग होकर चुनाव लड़ता है क्या? दम पे पार करने के बाद सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, सभी ताकत के साथ लड़ते हैं। क्यों नहीं आ पाई इनकी 272? फिर क्यों नहीं आ पाई 272? अरे तो आपको कौन से पूरे गठबंधन को मेजॉरिटी क्यों नहीं आ पाई? जीत रहे हैं और किस दीपक भाई फिर सवाल उठेगा कि पूरे गठबंधन को मेजॉरिटी क्यों नहीं आ पाई? आ पाई है बात। अरे आप यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गए, इनकी अकेले क्यों नहीं मेजॉरिटी? ये आपको इसकी बधाई है। आपने बीजेपी को बड़ा टेंट दिया यूपी में, ये भी फैक्ट है। चंद्रबाबू नायडू जी को, लेकिन पूरे गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं आई, ये भी एक फैक्ट है। क्यों मिलाना पड़ रहा है? फोन क्यों मिलाना पड़ रहा है? अरे राकेश भाई आपको क्यों मिलाना पड़ रहा है? आपको चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार क्यों देखना पड़ रहा है? हमारा डिपेंडेंट होगा आपको दीपक भाई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर क्यों देखना पड़ रहा है? जो गठबंधन में आपके साथ ही नहीं थे, बल्कि जिन्होंने गठबंधन बनाई वो छोड़कर चले गए चुनाव से पहले। इतना परेशान न होइए, ये डिपेंडेंट यानी मैं कोई परेशान नहीं हूं भाई, राकेश भाई, मैं कोई परेशान नहीं हूं दीपक भाई। और परेशान वो लोग होते हैं जिनके कोई पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं। आप परेशान लग रहे हो, आप परेशान, इसलिए मैं ना कल परेशान था ना आज परेशान हूं और ना कल परेशान होऊंगा। अगर आप लोग भी सत्ता में चले गए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप परेशान इसलिए हो कि आप एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो परिणाम उस हिसाब से नहीं आया। और दीपक भाई, राकेश भाई आप परेशान हो रहे हो, ये सब घिसी पिटी लाइन है भाई। एग्जिट पोल दिखाते समय कहा था कि इतने का सैंपल है, एक अनुमान है, दावा ठोककर नहीं कहा था कि यही रिजल्ट आएगा। ये आप जानिए, बिल्कुल दावा ठोककर नहीं कहा था कि यही रिजल्ट आने वाला है। एग्जिट पोल कहा था कि सर्वे है, एक अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। हमारी उम्मीद है कि ये सर्वे ठीक होगा, नहीं ठीक हुआ। आप क्यों घबरा रहे हो? नतीजा अलग आ गया। चलिए तो भाई बोलने से क्यों घबरा रहे हो आप? क्या बोलने से? बोल दो आपकी एग्जिट पोल गलत है। और तो हमने कहा गलत है, इसमें कौन सी बात है? में भी गलत। अरे इसमें कहा की बात है दीपक भाई, इसमें बोलने वाली क्या बात है? एक अनुमान था, एक सर्वे था, गलत हुआ ना भाई, तो मैं क्यों ना बोलूं? चलिए तो इन्हें जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। भाई जो चीज गलत है उसको गलत बोलने में क्या हम पीछे हटेंगे क्या? आप बोलिए। राकेश जी, बड़ी विचित्र बात है कि इतनी अच्छे प्रदर्शन के बाद भी समाजवादी पार्टी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो असेंबली चुनाव में योगी जी को हरा पाएंगे। अरे इनको तो खुश होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का रिवाइवल दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनको भी आशा नहीं थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन होगा। आप 2 साल वेट करिए, आप असेंबली चुनाव में
योगी जी को हरा के दिखाइए। इनको भी पता है कि आज अगर असेंबली चुनाव होता है तो योगी जी वहां जीतेंगे। देखिए, जो कई बार मैंने कहा कि उतार चढ़ाव हो जाते हैं, 5 या 6 ऐसे राज्य हैं अभी भी जहां हमारी क्लीन स्वीप हो रही है। तो लेकिन अगर कोई राज्य है जिसमें की सीटें कम हुई हैं तो उसका आकलन होगा। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि ना तो जीत के बाद बहुत ज्यादा जश्न मनाती है और ना हार के बाद जो है मायूस होकर कहीं छुट्टी पे निकलती है। तो 24/7 हमारा आकलन चल रहा है और बहुत जल्दी जो है जो भी त्रुटियां रही हैं उनको सुधार लिया जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को अपने आप पर साहस होना चाहिए अगले असेंबली चुनाव के लिए। ठीक है तोहिन भाई, मैं आ रहा हूं। जगदीश जी, तोहिन भाई को ये बात जो है अपने देवेंद्र फडणवीस जी को समझानी चाहिए कि कुछ दिन बाद जो है वहां पे असेंबली के चुनाव है। ये बात आप उनको समझाइए ना। तो ठीक है, वो देख लेंगे उनको देवेंद्र फडणवीस से क्या बात करनी है नहीं करनी है। आपने सुझाव दे दिया, तोहिन भाई को अच्छा लगेगा तो सुझाव पर अमल कर लेंगे। करें ना बात। नहीं, हमको देखिए, आज इनको केवल और केवल इलेक्शन कमीशन और पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 3 महीने में इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया, जिस प्रकार से ईवीएम मशीन को बदनाम किया, कल की जो विक्ट्री, कल की जो आपने क्या किया, पूरी तरह आपने फरुखाबाद में क्या किया, आपने क्यों वोटिंग रोक दी, क्यों वहां पे लॉकडाउन कर दिया, जिन लोगों पर इन्होंने संशय पैदा किया, मेरठ में आपने क्या किया, उनसे माफी मांगनी चाहिए। फरुखाबाद में क्या किया आपने? अरे दीपक भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दीपक रंजन प्लीज काउंटिंग में क्या हुआ, नतीजे में क्या हुआ, ये कम से कम कहना बंद कर दीजिए, वरना जिन सीटों पर आप लोग जीते हैं भाई गलत मैसेज जाएगा। अरे तो ये बात अभी कम से कम सवाल उठाना बंद कर दीजिए। जो बड़ी जीत, बड़ी रिवाइवल जिसका जिक्र तुहिन कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करिए और ये देखिए कि कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक मेरी ओर से एडवाइस है। तो इस तरीके से चीजों पर सवाल उठाना बंद करिए सर। जहां आपके फेवर में नतीजे नहीं आए वहां सब गलत हो गया, जहां वो जीत गए वहां सब मेरी ऐसे नहीं होता है। चलिए जगदीश जी, मेरी भी राकेश भाई आपसे एडवाइस है, निष्पक्ष हो जाइए। मैं निष्पक्ष हूं भाई, मैं निष्पक्ष हूं। मेरी भी आपको मेरी निष्पक्षता पर संदेह आप मत करिए। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं। ये आपको लग रहा होगा तो ये आपके दृष्टिकोण में गलत हो सकता है। जगदीश जी, चुनाव में पूरे चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 100 सीटें, अरे उसी इलेक्शन कमीशन के रहते आप लोगों ने यूपी में बीजेपी को रोक दिया भाई, उससे ज्यादा सीटें मिल गई जिसको कोसते आप नहीं थकते हैं। मेरे भाई, तो आप समझा करिए दीपक भाई, यही सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन ने कभी कोई आज तक ऐसा हुआ? अरे उसी इलेक्शन कमीशन के रहते आपने बीजेपी को रोका यूपी में, कभी ऐसा होता जो पावर हाउस है वहां पर फ्यूज ढीला हो गया। तो आप समझिए, जीते हैं, मत सवाल उठाइए, जनता नहीं स्वीकार करेगी। दिग्विजय सिंह तक मान गए कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। जिताने नहीं आए यूपी में जो नतीजा आ गया तो कम से कम सीख लीजिए अपने साथी नेताओं के बयान से। चलिए जगदीश जी, आगे बढ़ने दीजिए सर, प्लीज आगे बढ़ने दीजिए। 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है, रुक जाइए प्लीज 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 प्लीज। जगदीश जी आगे बढ़िए। 100 सीटें नहीं मिल पाई, 99। अभी नजर है चंद्रबाबू नायडू पर, नजर है नीतीश कुमार पर। यूपी में रिवाइवल आपका एसपी के बहाने हो ही गया, थोड़ा सा सपोर्ट जो मिला, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सत्ता से दूर। राकेश भाई, मैं समझता हूं देश की जनता ने फैसला दे दिया। जो कह रहे थे हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम ने बता दिया, मैं खुद ही आया था। और हालात देख लिए अयोध्या और उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक जनादेश जनता ने दे दिया है। आप धर्मों की राजनीति छोड़कर, आप भगवानों की राजनीति छोड़कर अगर जनता की बात करोगे तो जीत पाओगे। राहुल गांधी जनता के बीच में रहे, जनता की बात करते रहे, जवान की, महिला की, मजदूर की करते रहे। कांग्रेस को वोट मिला, इंडिया गठबंधन को वोट मिला। कहना कि प्रधानमंत्री को अब अपना अहंकार कम कर देना चाहिए। उनका भाषण देखा मैंने, उसमें भी अहंकार उससे ज्यादा है। अब रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कहना कि प्रधानमंत्री डरे हैं, घबराए हैं, समझ गए हैं कि हिंदू मुसलमान से देश चलने वाला नहीं था। अब उनको देश की जनता ने बता दिया है। आप अपने वादे, अपनी गारंटी पर बात करते तो माहौल कुछ होता। और नैतिकता की बात आप भी करते हैं, नैतिकता कौन, इनके यहाँ कहाँ नैतिकता है? नैतिकता से तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है बुरी तरह हारते हारते जीतते, गिरते पड़ते जीतते हैं। तो नैतिकता तो अब राहुल गांधी की बात करते थे। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह 3.5 लाख वोटों से ज्यादा जीते, जनता ने जिताया। प्रधानमंत्री जो 400 पार की बात करते थे, कितनी बेशर्मी से पूरा देश 400 पार की बात करता, देश को गुमराह कर रहा था। अरे आपने शेयर बाजार में कितने लोग बर्बाद करा दिए, पता करिए। 400 पार के चक्कर में और एग्जिट पोल के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए हैं। इनका काम पहले दिन भाई आपकी सब बात ठीक है, अब तो इनको, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि इतना जोर लगाने के बाद, सारे हथकंडे आजमा लेने के बाद भी
आप लोगों का पूरा जो गठबंधन है वो बीजेपी के बराबर तक नहीं पहुंच पाया। मैं वही तो बात कर रहा हूं। और जो अयोध्या की चर्चा आप कर रहे हैं, इससे पहले वहां पर बीजेपी जीती भी तो वो भी देखिए फिर। भाई प्रधानमंत्री जी को अब नैतिकता के हिसाब से भाजपा में से दूसरा साथी को सहारा देना चाहिए। अमित शाह जी है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, सीनियर लीडर है, अरे उनको मौका दे दो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो देश की जनता ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री को देश की जनता ने नकार दिया है। पूरा गठबंधन नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया है। अब नैतिकता दिखाइए, भाजपा से किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कुर्सी से प्यार करना जरूरी थोड़ी है भाई। जनता आपको बुरा भला क्या रही है, आपको हटाना चाह रही है, आप हट जाइए। अब ये भी तो नैतिकता है, उम्र भी होगी है। अमित शाह जी को बना दीजिए, राजनाथ सिंह को बना दीजिए, नितिन गडकरी जी को बना दीजिए, और भी भाजपा में नेता हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं। जगदीश भाई, अमित शाह अच्छे लगने लगे क्या आपको? नहीं, मैं तो नैतिकता, मैं राजनीति में हूं। मैं आपको अमित शाह अच्छे लगने लगे ना? शुरू से अच्छे नहीं थे वो, उनकी पार्टी का मैटर, पर मैं तो कह रहा हूं क्या आपको अमित शाह अच्छे लगने लगे? चेहरे को जनता ने नकार दिया है, उनको हटा देना चाहिए। नकार दिया होता तो एनडीए को बहुमत नहीं मिला होता। अरे भाई, इससे तो अच्छे ही है, इस झूठे आदमी से तो अच्छे ही होंगे भाई। भाजपा में अच्छे लोग हैं, उनको। जगदीश भाई, मुझे याद है कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह को कैसे कैसे कोसा है। अब अच्छे लगने लगे क्योंकि आपका एक सपना था कि मोदी को किसी तरीके से हटा दिया जाए। सुनील भाई, शायद एनडीए को मेजॉरिटी मिलने के बाद वो लाइन नहीं पूरी होती दिख रही है जिस लाइन पर ये पूरा दल एकजुट हुआ था, एक साथ आया था, गठबंधन में आया था। और शायद इसीलिए बात कि मोदी को हटाकर किसी और को बना दो, ये अब नई लाइन लेकर आ गए हैं जगदीश जी। राकेश जी, बड़ा ही विचित्र चुनाव है कि जीता हुआ व्यक्ति मातम मनाए और हारा व्यक्ति कूद कूद के तरह तरह के नैरेटिव है और सबसे इस्तीफा मांगे। देखिए, मैं तो न्यूट्रल हूं, मगर ये कहता हूं, देखिए भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और एक बात मान लें, देश और प्रदेश, भारत की राजनीति अनेकों वर्षों से गठबंधन की राजनीति है, कोई नई चीज नहीं हुई है। बीच में कोई दौर को छोड़ दे तो राज्यों में और देश में गठबंधन की राजनीति रही है। यूपीए सरकार भी गठबंधन की ही थी। अब उसमें क्या नैतिकता की बात जो करते थे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन एक मायने में देख लें तो साउथ में भाजपा एक पूरी तरह से पैन इंडिया पार्टी हो गई। साउथ में देख ले, केरला में उनको सीट आई, तमिलनाडु में सीट नहीं आई लेकिन वोटिंग परसेंटेज आए उनको। अगर कर्नाटका में देख ले तो काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा। पुदुचेरी देख ले, अंडमान निकोबार देख ले तो एक साउथ में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ। एक अगर उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह, अन्य जगह आशातीत प्रदर्शन है। उनकी सरकार बन रही है, 240 सीटें आई हैं, तो उस पर यह मानने की जरूरत है। और कोई खुश होने के लिए तो अच्छा है, हैप्पी रहने के लिए अच्छा है। और आज नैतिकता की बात करने वालों को ये पूछता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कोई मानता है क्या? मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत कौन सही, हमेशा मूल्यों की राजनीति हो, दोहरा चरित्र न हो, जो दूसरे को हम सीख दे वो हम खुद ये भी बात अपनाएं। आपने ठीक छेड़ी सुनील जी, ये बात आपने ठीक छेड़ी कि नैतिकता की जो बातचीत हो रही है तो दीपक रंजन या फिर जगदीश जी ये पूछेंगे कि जेल में रहकर कौन मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है, तब नैतिकता की बातचीत नहीं होती है। ये तो वही मैं कह रहा हूँ, ये दोहरा आचरण राजनीति में अच्छी बात नहीं है। और कब तक नहीं, दीपक रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील जी, दीपक रंजन शायद बोलेंगे, बोलिए दीपक भाई। उनसे कौन झगड़ा करेगा? ये लाउड संस्कृति लेकर के राकेश भाई, कौन झगड़ा करेगा? राकेश भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस को भी फेस करना चाहिए। कुछ महीने बाद चुनाव है, क्यों इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अयोध्या में किसके साथ था, लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है, वो देख लेंगे। देवेंद्र फडणवीस भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, देखिए राकेश जी, मैं हैरान हूं कि ये लोग इतने अनभिज्ञ कैसे हैं इतिहास से। देखिए, जब 1991 में नरसिम्हा राव जी ने सरकार बनाई थी तो कांग्रेस के पास केवल 232 सीटें थी। वो सरकार जिसने कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बड़े पैमाने पर देश में देने का काम किया था। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के पास मात्र 145 सीटें थी, और जब 2009 में यूपीए की सरकार बनी तो कांग्रेस के पास मात्र 210 सीटें थी। तो ये लोग जो है नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाते हैं, ये उल्टी गंगा लगती है। नहीं, ये ठीक आपने कहा। थोड़ा सा समय कम है तो जी, इस पॉइंट पर मैं एक रिप्लाई ले लेता हूं। 20 सेकंड में जगदीश जी एक रिप्लाई मुझे चाहिए कि 2009 का जब चुनाव हुआ था तब ये क्लियर था कि मनमोहन सिंह ही फेस रहेंगे, बाकायदा ये कहा गया था। मेजॉरिटी फिर भी नहीं आई थी, अकेले कांग्रेस की सीटें गिनवा दी, लेकिन उसके बावजूद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। वही स्थिति अभी है, तो फिर नैतिकता की बात तब नहीं तो अभी क्यों?
भाई कांग्रेस पार्टी तो एक बार राजीव गांधी के पास पूरे आंकड़े नहीं थे, उन्होंने विपक्ष में बैठना तय करा, वो भी एक नैतिकता थी। अरे मुझे ये कांग्रेस 2009 पार्टी 2024 समय पर के जवाब अनुसार दीजिए। जिस तरह के सत्ता में लोग स्वार्थी आने लगे, उसी हिसाब से कहां नैतिकता। आप केजरीवाल का तो इस्तीफा मांग रहे हैं, अपने विद्यार्थी बात शर्म आ रही है। अरे प्रधानमंत्री नहीं, बुरी मैं तरह आ रहा इस्तीफा नहीं है, मांग जनता ने रहा हूं। घेर दिया है। मैं इस बात बिल्कुल मैं तो नहीं इस्तीफा कह रहा कि हमें नहीं मांग रहा हूं, प्रधानमंत्री मैं बना सिर्फ दीजिए, नैतिकता की बात मैं तो कर रहा हूं। यही नैतिकता के कह आधार रहा पर हूं हेमंत ना। सोरेन ने अंदर जाने से पहले इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि हमको राज्यपाल के पास लेकर चलो, मैं सीएम पद पर रहते हुए जेल नहीं जाऊंगा। जनता का जनाधार मैं खो चुका हूं, जनता मेरे से नाराज हो गया है, जनता मेरे काम से खुश नहीं है। आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं राजीव गांधी जी एक बार विपक्ष में बैठा तय करा था, वो एक नैतिकता थी। नहीं तो मतलब उसके बाद नहीं थे जगदीश भाई, राजीव गांधी के बाद मान ले कि जितने देश में प्रधानमंत्री बने किसी के पास नैतिकता नहीं थी, क्योंकि कोई मेजोरिटी में नहीं आया। भाई अगर मैं खो दिया है, ये जो आ रहे हैं ना पिछले 10 साल से, तो बिल्कुल खो के बैठ गए। 2009 में भी मेजोरिटी इनमें तो नहीं। कोई रिजाइन देता ही नहीं है, कोई इस्तीफा देता ही नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं करता है। ठीक है, नैतिकता होनी चाहिए सभी दलों में। मैं तो कह रहा हूँ चलिए ठीक है सर, सभी दलों में होनी चाहिए, तो पहले हम अपने में देख लें, दूसरों पर ज्ञान देने से पहले। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है सर, रुकेंगे।